वेलकम गाइस। ये ऑनलाइन आरसीएस क्लासेस है, ये चैनल का नाम है। और जितने भी लोग देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। आगे भी इसमें वीडियो आएंगे। हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, एक एक पॉइंट के, कोई भी पॉइंट लेके उसको पढ़ाएंगे और उसके बाद उसका छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो और आप उसको लिख के याद कर सकें। उतना ही रहेगा जितना आप धीरे धीरे करके याद कर सकें। लॉकडाउन में आपकी आदत भी छूटी हुई है, धीरे धीरे करके याद कर सकें, उतना ही रहेगा छोटा छोटा। तो आज ये पहला वीडियो है और कक्षा 7 से लेकर 12 तक के काम आने वाली चीज़ पढ़ाने वाले हैं। ख़ासतौर से 9-10 के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है और 11-12 के बच्चों के लिए भी है। आप इसको आसानी से धीरे धीरे करके याद करेंगे। हम एक अलग अलग चैप्टर भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के भी क्लासेस चलेंगी और छोटे बच्चों की क्लासेस भी चलेंगी, इंग्लिश की भी चलेंगी। तो वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो आप घर में लर्न कर सकें, जिसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको। तो आज क्लास चलेगी बायोलॉजी की, जिसमें दोनों चीज़ों में जो आने वाली चीज़ें हैं, जैसे सेल ऐसी चीज़ है जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों में पढ़ाई जाती है। तो वो आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका, सेल जीव की मूलभूत इकाई होती है, जैविक इकाई होती है। सेल बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। सेल की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। ये बहुत छोटा होता है। सेल में वो सारी क्रियाएं होती हैं जो एक जीव में होती हैं। हालांकि जीव जो होता है वो सेल से ही बना होता है, लेकिन सेल में भी वो क्रियाएं होती हैं जो एक जीव में होती हैं। जीव में पोषण होता है, अंतर्ग्रहण होता है, जो रिलीज होती है ऊर्जा, उस एनर्जी को भी वो यूज़ करते हैं। वैसे ही सेल भी अंतर्ग्रहण करती है, पोषण करती है, वृद्धि भी करती है और जो एनर्जी होती है उसको यूज़ भी करती है, जो रिलीज होती है। सेल छोटी होती है और जीव बड़ा होता है। तो जीव बड़ा क्यों होता है और सेल छोटी क्यों होती है? क्योंकि एक जीव के अंदर जो बड़ा विशालकाय जीव होता है, बड़ा जीव होता है, उस एक जीव के अंदर हजारों करोड़ों लाखों सेल्स पाई जाती हैं। यानी इनफाइनाइट सेल्स भी आप कह सकते हैं। जैसे हाथी हो गया, उसकी सेल्स काउंटेबल नहीं है, तो उसमें इनफाइनाइट सेल्स भी पाई जाती हैं। तो वो बहुत सारी सेल जुड़ी होती हैं, जुड़ जुड़ करके विभाजन, सेल विभाजन से इतना बड़ा विशालकाय जीव बन जाता है। सेल जैसे कोई भी जीव आप देखते हैं वो पहले छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो वो बड़ा कैसे होता है? सेल के विभाजन के कारण। कोशिका विभाजन होता है, तो 2 सेल, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे गुणन प्रक्रिया से सेल का विभाजन होता है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जीव की आकृति और आकार भी बड़ा होता जाता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि जो जंतु होता है उसका एक नियमित हाइट होती है, और जो पादप होता है, कुछ पादप की तो छोटी होती है लेकिन कुछ की हाइट ज़्यादा होती है। तो ये जीन पे डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। तो सेल जीव की मूलभूत इकाई होती है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। और कोई भी जीव बड़ा होता है, उसके अंदर बहुकोशिकीय सेल पाए जाते हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जीव की भी कोशिका बढ़ती जाती है। अब जैसे आप कहेंगे कि कोई भी पौधा, जैसे उसकी हाइट 10 फीट है, तो वो 10 फीट जब हो गया उसके बाद क्या कोशिका विभाजन नहीं होता है? कोशिका विभाजन उसके बाद भी होता है, लेकिन हाइट में नहीं होता। फिर पौधा मोटा होता है, जीव भी फिर मोटा होता जाता है, विभाजन होता है। और आप पर डे बहुत सारी सेल्स आपकी नष्ट होती हैं, तो वो जो सेल नष्ट हो जाती हैं उसकी जगह लेने के लिए नई सेल्स चाहिए। तो वो जो विभाजन होता है, वो विभाजन के कारण नई सेल्स बनती हैं, और नई सेल्स उन खराब हुई सेल्स जो मरम्मत होकर खराब हो जाती हैं, त्याग दी जाती हैं सेल्स को, उन सेल्स की जगह पे नई सेल्स आ जाती हैं, नई कोशिकाएं आ जाती हैं।
तो सेल आप ये कह सकते हैं अपने आप में एक जीव भी है, एक सेल अपने आप में एक जीव भी है। और बहुकोशिकीय जो सेल जिसमें जीव पाए जाते हैं, जो कोशिका के संगठन से बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से एक जीव बन जाता है, तो वो एक जीव भी होता है। सेल पढ़ लेंगे। अब हम लोग सेल दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु सेल होता है, पादप सेल होता है। जंतु कोशिका जो होती है वो जंतुओं में पाई जाती है, एनिमल्स में पाई जाती है। और जो पादप कोशिका होती है वो पादप बनी वनस्पतियों में पाई जाती है, वनस्पतियों जैसे पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। और जंतु जैसे गाय भैंस में और भी जितने जंतु हैं उन जंतुओं में पाई जाती है। तो दोनों में हम लोग आज देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, पादप कोशिका में क्या अंतर होता है और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। अंतर तो होता ही होगा, पादप अलग है, वनस्पति है, जंतु है, एनिमल है। तो दोनों की कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन होता होगा, कुछ अलग होता होगा। तो पहले तो हम आप लोग को बता दें कि दोनों के स्ट्रक्चर में ही विभेदन होता है। दोनों का जो संरचना होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका की संरचना और पादप कोशिका की संरचना में भी विभेदन होता है। और दोनों के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो अंदर आंतरिक अंग पाए जाते हैं, उसमें भी विभेदन होता है। तो हम लोग आज देख लेंगे, पॉइंट आउट 3-4 पॉइंट से देख लेंगे कि क्या क्या अंतर होता है, और उसको लिख लेंगे और उसके बाद उसको याद कर लेंगे। लिख जरूर लेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे जंतु और पादप। नंबर 1 देखिए कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। तो नंबर 1, जो जंतु की जो आवरण होता है, आवरण मतलब जो भी सेल्स जो कोशिका है, कोशिका के का कोई बाह्य भित्ति होगी, बाहर की कोई भित्ति होगी। जैसे हम लोगों का जो शरीर बना हुआ है, ये शरीर का जो बाहर ये आवरण है, ये स्किन, इसको हम लोग बाहरी आवरण कहते हैं, ये बाह्य आवरण है। तो जो कोशिका, एक कोशिका है, उसका भी कोई बाह्य आवरण होगा। तो वो जो बाह्य आवरण वो किस चीज़ से बना होता है और उसको क्या कहते हैं, वो देखेंगे पहले पॉइंट में। जंतु कोशिका में सजीव कोशिका कला पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जंतु में सजीव कोशिका कला पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में जो कोशिका का जो आवरण होता है, बाह्य आवरण, उसे हम लोग कोशिका कला कहते हैं। और वो बनी किससे होती है, सजीव होती है। वो सजीव कोशिका कला से वो आवरण बना होता है। पादप में देख लेंगे हम लोग, इसमें निर्जीव कोशिका भित्ति पादप में देख लेंगे निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी पादप का जो कोशिका आवरण होता है, बाह्य आवरण होता है, उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और सजीव में जो कोशिका आवरण होता है उसे कोशिका कला कहते हैं। ये दोनों डिफरेंस आप देख लेंगे, इसको याद जरूर कर लेंगे। पादप में निर्जीव क्यों होता है, पादप में निर्जीव क्यों, हालांकि सजीव कोशिका भी पाई जाती है, लेकिन सजीव के ऊपर की जो आवरण, जो सबसे बाहर का आवरण होता है, वो निर्जीव होता है, वो सख्त होता है, मजबूत होता है, वो निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। और इसमें सजीव कोशिका भित्ति होती है। तो पहला समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा डिफरेंस क्या होता है दोनों में। दोनों में आप देख लेंगे, इसकी जो कोशिका आकृति होती है, आकृति परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। आकृति की बात कर रहे हैं। जंतु कोशिका में जो कोशिका आकृति होती है वो परिवर्तनशील होती है, यानी बदलती है, बदल सकती है। और पादप में देख लेंगे, आकृति अपरिवर्तनशील होती है।
अपरिवर्तन यानी पादप में जो आकृति होती है कोशिका की वो अपरिवर्तनशील होती है, यानी वो बदलती नहीं है वो। और जो जंतु में होती है वो क्या होती है, वो बदलती रहती है, वो परिवर्तनशील होती है। आकृति, आकृति मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो बदल भी सकता है। और पादप कोशिका में जो पाई जाती है वो अपरिवर्तनशील होती है, यानी वो बदल नहीं सकती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक दोनों के जंतु और पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो विभाजित केंद्रक पाया जाता है। तो जो जंतु में होता है वो विभाजित केंद्रक पाया जाता है, और जो पादप में होता है वो विभाजित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो वो लिख लेंगे हम लोग इसमें, विभाजन केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो यानी जंतु में, जैसा कि अभी बताया मैंने, अब जंतु में विभाजन केंद्रक पाया जाता है और पादप में विभाजन केंद्रक नहीं पाया जाता है। हाँ, पादप में विभाजन केंद्रक नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होता है, और जंतु में विभाजन केंद्रक पाया जाता है। विभाजन केंद्रक का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, जो विभाजन होता है वो केंद्रक का विभाजन नहीं होता, और इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है। केंद्रक यानी जब कोई सेल विभाजित होती है तो उस सेल में केंद्रक भी दो टुकड़ों में हो जाता है, दो केंद्रक हो जाते हैं, केंद्रक भी विभाजित हो जाते हैं जंतु कोशिका में। ये याद रखिएगा, जंतु कोशिका में, यहाँ पे लिखी थी हमने, जंतु कोशिका में केंद्रक विभाजन होता है और पादप कोशिका में केंद्रक विभाजन नहीं होता है। चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट देख लेंगे। तो जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जंतु किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं, या तो वो जंतु पे ही निर्भर रहते हैं या फिर वो पादप पे निर्भर रहते हैं। और जो पादप होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो दूसरों पे निर्भर नहीं होता है। तो ज़्यादातर पादप क्या होते हैं, मैक्सिमम पादप वो स्वयं भोजन बनाते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। और जंतु क्या होते हैं, ये आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, ये परजीवी होते हैं, ये दूसरों पे निर्भर होते हैं, परपोषी होते हैं। तो देख लेंगे किस कारण से ये ऐसा होता है। तो सेल के कारण, सेल में कुछ ऐसा, तो पादप में जंतु में जो होता है, इस जो भोजन बनाने की जो मूलभूत इकाई होती है जिससे भोजन आप बना सकते हैं, वो होता है क्लोरोफिल। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे रंग का होता है, पत्तियां उसी कारण से हरी होती हैं और उसके कारण से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बना लेते हैं। और ये चीज़ पादप जंतु में नहीं होता है, जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है और इसी कारण से ये प्रकाश संश्लेषण या ऐसी कोई क्रियाएं जंतु में नहीं होती। तो लिख लेंगे जंतु में क्लोरोफिल पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है, पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं और उसी को पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको आप याद लिख लीजिएगा और पॉइंट वाइज याद भी कर लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ क्या डिफरेंसेस होते हैं। सेल दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जंतु कोशिका में सजीव कोशिका कला पाई जाती है, पादप कोशिका में निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में की आकृति परिवर्तनशील होती है और पादप कोशिका की आकृति अपरिवर्तनशील होती है, नहीं परिवर्तित होती। जंतु कोशिका में विभाजन केंद्रक पाया जाता है, पादप कोशिका में विभाजन केंद्रक नहीं पाया जाता है।
जंतु कोशिका में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो ये आज का चैप्टर टॉपिक यहीं पे फिनिश्ड होता है। छोटा टॉपिक है, आपको पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में भी इतनी पॉइंट है, और जो भी हमने बात की पहले वो भी आप याद कर लीजिए, तो ये आसानी होगी, ये आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसके बाद छोटे बच्चों का भी एक वीडियो आएगा, 4-5 बच्चों के टेंस पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी में, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे। तो आज का ये वीडियो है।